नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। यूपी में आज राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने हुंकार भरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में संयुक्त रैली की। रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने लिखकर ये गारंटी दे दी है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त हार होने वाली है और मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। वहीं राहुल ने संविधान और आरक्षण पर भी बीजेपी को घेरा तो अडानी अंबानी का नाम लेकर ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब डर गए हैं और अपने उद्योगपतियों मित्रों से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश ने यह दावा किया कि बीजेपी की हार में केवल 4 चरण बाकी हैं। यूपी के 2 लड़कों ने कन्नौज से हुंकार भरी तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि यूपी में यह जोड़ी पहले भी फ्लॉप हो चुकी है और इस बार भी यूपी की जनता इन्हें नकार रही है। हालांकि राहुल के रायबरेली और अखिलेश के कन्नौज से चुनाव लड़ने से विपक्षी गठबंधन का जोश हाई है। अब देखना है कि ये जोड़ी इस बार कितना कमाल कर पाती है। खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सात साल बाद यूपी में अपने पारिवारिक सीट को बचाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आए। यूपी के 2 लड़कों ने शुक्रवार को कन्नौज में अपना दम दिखाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में संयुक्त रैली की। रैली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कन्नौज से अखिलेश यादव की जीत होने जा रही है। मैं आपको लिखकर देता हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है और इस बार बीजेपी को देश में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने दावा किया कि 2024 में मोदी पीएम नहीं बनेंगे। राहुल ने अपने संबोधन में एक बार फिर कहा कि बीजेपी सत्ता में आने पर संविधान बदल देगी, लेकिन हम किसी भी कीमत पर संविधान की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसीलिए अपने उद्योगपति मित्रों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप लिख के ले लो, यहाँ पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। कन्नौज में नाम की लड़ाई लड़ रहे अखिलेश यादव राहुल के साथ आने से जोश में दिखे। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी की हार में केवल 4 कदम बाकी है। उन्होंने जनता से अपील की कि चुनाव में बीजेपी का पूरा बैलेंस खराब कर दो। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये 4थे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है।
यूपी के दो लड़कों ने कन्नौज से हुंकार भरी तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि यूपी में ये जोड़ी पहले भी फ्लॉप हो चुकी है और इस बार भी यूपी की जनता इन्हें नकार रही है। राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, सिर्फ अपने फैमिली सीट्स को, खानदानी सीट्स को बचने में सब लोग लगे हैं। इस बार पूरी सपा हस्बैंड एंड वाइफ को जिताने में पूरे लगे हैं। जनता के पास अखिलेश जी का भी यही निवेदन है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को दिल्ली भेज दीजिए, पर जनता तय कर चुकी है कि हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे रहेंगे पर वो लखनऊ में ही रहेंगे। तो इस बार वो कन्नौज हो या रायबरेली हो, हर सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। दरअसल यूपी की 80 सीटों के लिए यूपी में बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई है। कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन को जिताने का जिम्मा समाजवादी पार्टी के कंधे पर ही है। हालांकि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यूपी में निढाल पड़ी कांग्रेस में अब थोड़ी जान सी आ गई है। वहीं बीएसपी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन हाथी की चाल सुस्त नजर आ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं, जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण में बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर कायम रही, तो सपा ने 80 सीटों के लिए अपनी चाल बदल ली। टिकट वितरण में सपा ने मुस्लिम और यादव की जगह ओबीसी कार्ड खेला। बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 5 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी है। टिकट बंटवारे में भाजपा ने जातियों में संतुलन बनाने की कोशिश की है, तो वहीं इस बार सपा यूपी में 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें ही चुनाव लड़ने को मिली है। समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट वितरण में यादव और मुस्लिम को साइडलाइन कर ओबीसी की कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी जातियों को तरजीह दी है। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन होने के बावजूद सपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। गठबंधन का सारा फायदा मायावती उठा ले गई थी। सपा के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। यही वजह है कि इस बार कांग्रेस से गठबंधन कर सपा ने टिकट देने की अपनी रणनीति में बदलाव किया है। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का सपा और कांग्रेस को फायदा होता है या नुकसान, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब नतीजे सभी के सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मुकाबला अब काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है, क्योंकि सपा और कांग्रेस साथ साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं और जो जोश दिखाई दे रहा है साथ में आने का, वो भारतीय जनता पार्टी पर एक डबल अटैक की तरह दिखाई पड़ रहा है। इसी पर बातचीत करेंगे कि इस गठबंधन के साथ आने से क्या जो फायदा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए वो मिल पाएगा या फिर ये मुकाबला एक तरफा ही रह जाएगा। खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन तिवारी, नेता कांग्रेस से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। विजय खेरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अतुल यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में विजय खेरा जी आप ही के साथ करूंगी। देखिए, जो माहौल है उत्तर प्रदेश का वो काफी बदला बदला नजर आ रहा है। यूपी के 2 लड़कों का जलवा फिलहाल इकट्ठा होकर दिखाई दे रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं। अब एक बार फिर से ये दबदबा दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है, लिखित में गारंटी दे रहे हैं मोदी की तरह कि लिख के ले लो, प्रधानमंत्री इस बार मोदी नहीं बनेंगे और अगर बनते हैं तो संविधान में बदलाव करेंगे। अगर हम राजनीति छोड़ देंगे तो बात समझ में आती है। अगर ये कह दे राहुल गांधी कि उसके बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कह दे मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा कांग्रेस पार्टी का, जो कि नहीं बनेंगे हारने के बाद, तो वो कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो खत्म ऐसी पार्टी कर चुके हैं। तो बच्ची खुशी जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बचा है वो भी पूरा हो जाएगा काम। जिस पार्टी का ये इतिहास रहा, वो पार्टी आज एक सांसद जीते, खुद मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक लाइब्रेरी जीत के समाप्त हो चुकी पार्टी। तो ये धमकी आपको खोखली लग रही है? ये धमकी या फिर ये गारंटी आपको खोखली लग रही है
खेरा तो साहब? खोखली नहीं, ये मतलब इतना बड़ा राजनीतिक झूठ है, इतनी बड़ी अपने आप को संतावना देने के लिए अंदर अंदर चिंता से ग्रसित होके बाहर बोलते हैं, उस तरह की भाषा है ये, जो बिल्कुल पता है इनको क्या होने वाला। एक सीट से 2 नहीं होने वाली, उनकी 80 सीटों में से 79 आ रही कांग्रेस, तो कांग्रेस तो वैसे ही 0 है। रहा इनका सवाल, ये विधानसभा में भले जीत गए थे, मायावती को काफी नुकसान हुआ, कांग्रेस भी 2 सीटें ले पाई थी, भाजपा को तो नहीं हुआ, लेकिन ये जीत गए थे, तो उन लोगों को हरा के जीत गए थे, वो अलग बात थी। पर लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान का मन है कि मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में संगठन 24 घंटे सेवा का काम करता है। नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जीत पक्की है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि बदलाव जनता चाहती है, और अगर बदलाव को देखते हुए गठबंधन इस बात को कह रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, तो आपको ऐसा पुख्ता अंदाजा चुनावों के नतीजे आने से पहले कैसे है खेरा जी कि इतना ये आपका अति आत्मविश्वास बोल रहा है क्या? हाँ, अति का आत्मविश्वास है हमें, हम अपने काम पे विश्वास करते हैं और हम इनकी बेवकूफियों पे भी विश्वास करते हैं, जो गलतियां रोजाना करते रहते हैं हर रोज। यही लोग बोल रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं बोला। देखिए, पहले एक एक करके इनके घटक इनको सब छोड़ के भाग लिए। सबसे पहले इनके भागे थे ओम प्रकाश जी, उसके बाद इनके स्वामी को टिकट ही नहीं दे पाए, राम को गालियां देने वाले लोग थे। अब चले गए जयंत चौधरी जी, इनके पास बचा कुछ नहीं है। मायावती के साथ जब मिलके लड़े थे तब कुल 5 सीटें ले पाए थे, तब तो सिर्फ मोदी जी का 5 वर्ष का कार्यकाल था। अब 10 साल का काम लोगों ने देख लिया है, तब भी हमारी सीटें बढ़ गई थी 5 साल में। ये पहला इस लंबे इतिहास के बाद ऐसा हुआ है कि काम की दम पर कभी किसी पार्टी को द्वारा बड़ी सीटें मिली हो। कभी एक घटना अलग थी कि राजीव गांधी की मौत के बाद ऐसा हो गया, या इंदिरा जी वो छोड़ दीजिएगा, पर अगर राजनीति में आप देखें तो सिर्फ मोदी एक अकेले प्रधानमंत्री हैं पिछले 25 साल में जो दोबारा जीते और अधिक सीटों से जीते, और अब और अधिक सीटों से जीतेंगे, क्योंकि काम का आत्मविश्वास है हमारे। ठीक है सर, ठीक है। और इनके जो गलतियां करते हैं रोजाना, कभी मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, कभी रोजाना कुछ ना कुछ करते हैं। रतन तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको, किस आधार पर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इस बार नहीं बनेंगे मोदी? ऐसा क्यों लग रहा है? और अगर नहीं बनेंगे तो फिर आप दूसरी तरफ इस बात को क्यों कह रहे हैं कि संविधान बदल देगी सरकार आई तो? मतलब ये अभी आप भी कंफ्यूजन की स्थिति में हैं क्या? अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि संविधान बदल देगी सरकार? वक्ता जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस चुनाव जीतेंगे। यह चुनाव देश की जनता लड़ रही है। देश की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को बिना टिकट गुजरात भेजना है। और मैं आपको बता दूं कि संविधान बदलने की बात तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की। संविधान बदलने की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किया है। कर्नाटक के सांसद आनंद हेगड़े ने कहा है, बिहार के एक सांसद ने कह दिया, महाराष्ट्र के एक सांसद ने कह दिया। तो लगातार संविधान को बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और लगातार संविधान पे प्रहार भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 10 वर्षों ने ये बताया है, और 10 वर्षों में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है किस प्रकार संविधान पे लगातार चोट पहुंचाई गई, किस प्रकार चुने हुए सांसद को गाली गलौज किया गया, किस प्रकार सदन के अंदर सवाल पूछने पे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, किस प्रकार मणिपुर पे सवाल पूछने पे सांसदों को उठा के बाहर फेंक दिया गया। तो ये प्रधानमंत्री हताश हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता भी हताश और निराश हैं इस तरीके से बात करना। और हम लोग आश्वस्त हैं और निश्चिंत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पीडीए बना है वो पीडीए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में समेटने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में इन्हें नष्ट नाबूद करने जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार चमत्कार कर देंगे आप दोनों मिलके? हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो काबिले तारीफ थी, और इस बार जो हम मिलके लड़ रहे हैं वो लड़ाई बिल्कुल काबिले तारीफ है। इस बार पीडीए चुनाव लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये संकल्प लिया है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करना होगा जिन्होंने 5 किलो राशन देके हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया हो,
जिसने 15-15 लाख रुपए का झूठा वादा करके हमारा मजाक उड़ाया हो, जिसने काले धन के नाम पे झांसा दिया हो, जिसने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के नाम पे छला हो। विजय खेरा जी देखिए, नहीं जनता ने अब सर देखिए, बीच में आप नहीं बोलेंगे, मैंने आपको वक्त दिया, आपको भी सुना मैंने, बीच में मत टोकिए जी, मैं आपको वक्त दूंगी, दोबारा से आप कहिएगा जी रतन तिवारी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को सुना है, और यही उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर भी देखे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की बात, अब आएगी मोदी सरकार। तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन 10 वर्षों में कुछ नहीं मिला। किसान सड़कों पे हैं, उन्हें लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हें उग्रवादी कहा जा रहा है। तो सब कुछ अब इस बार जनता तय कर देगी। देश के किसान भी इंडिया के साथ हैं, देश के नौजवान भी इंडिया के साथ हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिना टिकट गुजरात भेजेंगे, ये आपको आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, विजय खेरा जी क्या कह रहे थे, बता दीजिए, एक टिप्पणी दे दीजिए। मैं कह रहा था 15 लाख की बात अभी ये कर रहे थे, कभी हंसी नहीं आएगी किसी को, मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद तुम जीत चुके ना, वो तो तुमने चिल्ला लिया एक बार और ज्यादा सीटें ले आए। इसका मतलब ये है कि इस बार आप हताश तो आप, और फिर वही बात बोल रहे हैं आप, जो आपको नकार दी। मैं तो खाली इतना बीच में बोल रहा था, ठीक है, ज्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है। समाजवादी पार्टी से अतुल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7 साल पहले भी 2 लड़के साथ आए थे, यूपी के 2 लड़कों के साथ ये नारा दिया गया था। क्या लग रहा है इस बार आपको? लेकिन रिजल्ट भी सबके सामने था, 2 लड़के 7 साल पहले आए। अब ऐसा क्या चमत्कार होगा अतुल जी कि अब आप साथ में आए हैं तो एक बड़ा चमत्कार जनता को देखने को मिलेगा? देखिए, वो विधानसभा चुनाव था, ये लोकसभा चुनाव है, और देश में परिवर्तन का चुनाव है, और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। आप देखेंगे आज जो ये रैली हुई है, ये एक बहुत बड़ी मात्रा में जनता आई, और जनता ने जता दिया है कि परिवर्तन चाहती जनता। और जो आपने देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी को देखने के लिए जनता कन्नौज की उम्र पड़ी, लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। और आप देखेंगे कि परिवर्तन के लिए ही जनता ने देखने के लिए उमड़ी है या विश्वास भी जताएगी? देखो, हमारा जनता में जनता अपने आप आई है, जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी पे है, इंडिया गठबंधन पर है, और लगातार जो इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए, अभी आपने देखा होगा पूरा जब पश्चिम से इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो लगातार भाजपा डरी हुई है, भाजपा निराश है, भाजपा के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किस बात पर ये चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव जो लड़ा जाता है मुद्दों पर लड़ा जाता है। 10 साल का जो इनका शासन है, जनता अब इनको नकार चुकी है। और आप देखेंगे, आप चौथे चरण का चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ये कहीं नहीं टिक रहे हैं, और ना इनकी अब सरकार बन रही। जो आज माननीय राहुल गांधी जी ने कहा और माननीय अखिलेश जी के मंच, तो अगर कहीं नहीं टिक रहे हैं तो आपको फिर माननीय मुलायम सिंह यादव के नाम का जिक्र क्यों करना पड़ गया कन्नौज में? हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, तो ये इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। इमोशनल कार्ड जनता के साथ खेलने की जरूरत है क्या? वो नेताजी सदैव हमेशा रहेंगे, और समाजवादी पार्टी हमेशा उनकी लीडर रहेगी, और नेताजी ने हमेशा जनता के बीच में। वो मैं समझ गई सर, वो मैं समझ गई, बहुत सबको अच्छी तरह से पता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की क्या छवि थी, कितने बड़े वो नेता थे, क्षेत्रीय पार्टी कितनी बड़ी थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कन्नौज पहुंचकर अगर आपको इतना भरोसा है जनता पर कि जनता बदलाव चाहती है, तो फिर मुलायम सिंह यादव के नाम को आगे कर आपको इमोशनल कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, अपने श्रद्धेय को नहीं भूलता है। नेताजी हमारे श्रद्धेय हैं, आदर्श हैं, और हमेशा रहेंगे। समाजवादी पार्टी में जो नेताजी का स्थान है वो कोई नहीं ले सकता। नहीं तो उन्होंने हमारे सर, आप समझ नहीं रहे हैं बात को अतुल जी। मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या जवाब दे रहे हैं? जी बताइए। मैं पूछ रही हूँ कि नेताजी ने कहा था वो उनको कन्नौज भेजेंगे, उनको नेता बना देना। ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ गई? उन्हें सुल्तान बना देना। ये बात 2000 की, सन 2000 की है, आज 2024 चल रहा है। हाँ, तो क्यों दोहराई गई 2024 में? सुनिए जी, माननीय अखिलेश जी देश के नेता हो चुके हैं, नेता बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश जो उतना बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री बन करके उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवाया, इतने सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, इनकी योजनाएं सशक्त हैं। हमने बच्चों को मैं पूछ रही हूँ, फिर मुलायम सिंह यादव के नारे को अभी याद करने की क्या जरूरत थी सर? नेताजी को तो हमेशा याद रखेंगे। आप नेताजी के बात पे बार बार आ रहे हैं। नेताजी हमारे श्रद्धेय हैं, श्रद्धेय रहेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए श्रद्धेय हैं। कुल मिलाकर आपको इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत पड़ी ना कि अब नेताजी नहीं रहे हैं,
उनके बेटे हैं, तो जनता इस इमोशनल कार्ड के साथ दे दे आपको वोट, यही करने की कोशिश की ना। जनता हमारे कामों पे वोट दे रही है, जनता हमारे संघर्षों पे वोट दे रही है, जनता कन्नौज की जनता हमेशा अखिलेश जी को और समाजवादियों का गढ़ रहा है और माननीय अखिलेश जी को लाखों वोटों की जिता करके लोकसभा भेजने जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कन्नौज जो है नहीं सर, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाह रही हूँ और आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी का अगर नाम लिया जाना क्या अनुचित है? नेताजी का नाम हम सब लेंगे। नेताजी का नाम आप कई बार लीजिए, मैं इस पर कोई आपत्ति नहीं जता रही हूँ। मैं इस बात को पूछ रही हूँ कि क्या नेताजी का नाम लेकर आप इमोशनल कार्ड खेलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बार बार श्रद्धेय नेताजी के बाद ला रही हैं। श्रद्धेय नेताजी हमारे अरे जब आप नाम लेंगे तो हम हमसे सवाल भी नहीं कर सकते क्या उस बात को लेकर? अतुल जी, मंच से अगर आप इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं जनता के सामने कि इन्हें सुल्तान बना दीजिए, इन्हें नेता बना दीजिए, कन्नौज में आ रहे हैं, तो हम इस पर सवाल भी न करें आपसे? तो मैंने कहा जनता बना रही है ना, उनको जनता चुना है, जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हें लोकसभा भेजा है, जो कन्नौज की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री है क्या? एक कन्नौज जब वो ठीक, रतन तिवारी जी, जब सन 2012 में क्या लग रहा है आपको कि इस तरह से नाम लेकर एक जनता के बीच में जाना, आपको नहीं लगता है कि इस बात का एक बड़ा इम्पैक्ट जनता के बीच में पड़ता है कि आपकी पैठ इतनी मजबूत है ही नहीं कि आपको इमोशनल कार्ड पर खेलना पड़ रहा है? आपको जनता के बीच में जाकर ये बताना पड़ रहा है कि हम कन्नौज आए। हम अपने काम रतन तिवारी जी से सवाल है, रतन तिवारी जी से। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जनता के द्वारा जो है माननीय नेताजी हमारे सबके। ठीक है सर, मैं समझ गई, मुझे सबको मौका देना है। जी रतन तिवारी जी, आप समझ गए मेरा सवाल या मैं दोबारा दोहराऊं? मैं समझ गया। वक्ता जी, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को घूम घूम को गलियों तक ये पहुंचाने का काम कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर माननीय मुलायम सिंह जी यादव की नाम की अगर चर्चा हो जाती है, अगर इंदिरा गांधी की चर्चा होती है, राजीव गांधी की चर्चा होती है, तो इसमें गलत क्या है? वाकई में यह व्यक्तियों ने इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है। तो लोग भावनात्मक समाजवादी के टच में है, मुलायम जी के टच में है, और ये राजनीति में भावनात्मक अपील भी की जाती है, ये जायज है। तो समाजवादी अपना काम कर रही है, इंडिया अलायंस अपना काम कर रही है। इस चुनाव के महापर्व में सभी मैदान में है, जो जीता वही सिकंदर। और 4 जून में ज्यादा समय नहीं बचा है। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री की भाषा बदल चुकी है, उनके चेहरे पे जो सिकन और पसीने छूट रहे हैं वो दर्शा रहा है वो बेचारे बहुत भावुक हो चुके हैं, बड़े निराश और नाराज हैं। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। विजय खेरा जी, देखिए जबरदस्त टक्कर देने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, ये आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरू से इस बात को बोल रही थी कि ये जो गठबंधन बनाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ गांठों का गठबंधन है। ये तो अब गांठों का गठबंधन आपके ही गले की फांसी बनता नजर आ रहा है, इतना मजबूत दिख रहा है। हर मोर्चे पर अब तो साथ नजर आ रहे हैं। आपको आपत्ति थी कि साथ में रैली नहीं हो रही है, साथ में नजर नहीं आ रहे हैं, जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, अपने मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। आप तो सटीक मुद्दों के साथ आ रहे हैं कि आप संविधान को बदलना चाहते हैं, अडानी अंबानी आपके दोस्त हैं, आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तमाम ऐसे आरोप सर, कैसे निकल पाएंगे इस चीज से? अडानी अंबानी चिल्लाते चिल्लाते इनके मुंह थक गए हैं, मुंह थक गए, रोने लग गए, शक्लें उतर गई, निकला कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, अडानी में मुकदमा हार के वापिस आ गए। हिरनबर्ग में छपा था तो अडानी को उन्होंने चित्त करने की कोशिश की, कोर्ट तक गए। उसके बाद ट्रिब्यूनल बैठा, कमेटी बनाई, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे। अब हारने के बाद तुम चिल्लाओगे तो भगवान तो आके नहीं फैसला करें, तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करता है ना फाइनल। तो भगवान भी अगर फैसला करे तो भगवान पे तुम्हें एतराज है पहले से। एक नैरेटिव नाम का शब्द चला है, नैरेटिव नाम का शब्द है खेरा साहब, समझते हैं उसको? एक नैरेटिव नाम का शब्द है, इसे समझते हैं आप? नैरेटिव, जनता के सामने जैसा नैरेटिव आपने पेश किया, जैसी छवि अपनी बना ली आपने, जनता उस पर विश्वास कर लेती है, ये जानते हैं आप? और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव पेश करने में सफल हो पा रही है उत्तर प्रदेश में। अभी क्या आप उद्योगपतियों के साथ हैं? जहाँ इस गठबंधन की जो दुर्दशा है, अगर उसमें बताऊं, उसी गठबंधन में सबसे पहला काम क्या है
किसी भी तरह कांग्रेस खड़ी ना हो पाए, ये पहला नियम है दूसरी पार्टियों का। इसीलिए आप पार्टी ने पंजाब में समझौता नहीं किया और दिल्ली में इन्हें समाप्त करने के लिए 3 सीटें दे दी कांग्रेस को। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने चौपट करने के बाद 17 सीटें दे दी। तो ये तो उनका आपसी मसला है ना। आपने क्या उत्तर प्रदेश में 5 सीटें नहीं दी? आपने 5 सीटें नहीं दी अपने सहयोगी को? अब मुझे गठबंधन पे 1 मिनट बोलने दीजिए। इसलिए ममता बनर्जी भाग के चली गई वहाँ से, और उसके बाद इन्होंने सारी दुनिया भर की गालियां देने का राजस्थान में चौपटा हो गया इनका। मैं कांग्रेस की अभी 1 सेकंड बात कर रहे, गठबंधन को बर्बाद करने के लिए। दूसरी बात, गठबंधन का सबसे बड़ा काम इनका जो नेता संयोजक था वो छोड़ के आजकल भारतीय जनता पार्टी के साथ है नीतीश कुमार जी। उसके बाद आपके गठबंधन में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, इसलिए गठबंधन में कहाँ है? ये तो 4 पार्टियों का दोनों लड़के आप कह रहे थे दोनों अधबूढ़े हो गए। अभी अगले चुनाव तक ये बूढ़े हो जाएंगे, इसी तरह धक्के खाते सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से रतन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी से विजय खेरा जी, और अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी की जगह टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय खेरा जी, अपनी बात को आप 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लीजिए, जिससे मैं फिर आगे रुक करूं। मैं ही कह रहा था, गठबंधन में एका नहीं है। इनके संयोजक छोड़ के चले गए। प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था ममता बनर्जी ने, वो हुआ नहीं। उसके बाद वो भी शामिल नहीं हुई। इसके बावजूद भी ये गठबंधन का दम भर रहे। 2 पार्टियां, दोनों के मतलब अब क्या भ्रष्ट के आरोप हैं, कईयों के मंत्री अंदर हैं, इन लोगों के अभी तक जेल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके बावजूद भी इस गठबंधन में कह रहे हैं ये सिर्फ इनकी फूंकी हवा बनाने के लिए कुछ मर्जी कर लें। जनता टोटली भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नेतृत्व में साथ है, और ये कह रहे हैं अभी ना हम जीतेंगे और ये करेंगे वो। ये हमको अगर 70 सीट से 1 सीट कम करके दिखा देंगे, मैं गारंटी देता हूँ तो हमारी क्या दुर्दशा इस बार होने वाली है चुनाव में। सर 80 से 70 पे आ गए, 10 तो आपने खुद ही घटा दी। अभी तक आप कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें हम पूरी जीतेंगे। नहीं, हमने ये कहा नहीं, कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा 80 सीटें जीतने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन 5-7 सीटें इधर उधर हो सकती है कभी। ठीक है। देखिए रतन तिवारी जी, खेरा साहब की एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि कई मोर्चों पर आपने इंडिया गठबंधन जो बनाने की कोशिश की वो एक तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कई मुद्दों पर जो आपके पार्टी हैं वो अब एक साथ नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी आपकी विचारधारा के साथ, आपकी जो योजनाएं हैं उनके साथ, आपके मैनिफेस्टो के साथ चल रही है। लेकिन ऐसे में सवाल देखिए इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर आपका मुद्दा नहीं सुलझ पाया। लेकिन क्या लगता है आगे आने वाले वक्त में एक मंच पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस नजर आ रही है, प्रधानमंत्री का निश्चित तौर पर जो एक चुनाव किया जाएगा उसमें ममता जी नजर आएंगी? क्या लगता है ईडी सीबीआई के मामले में भी हमेशा से बहुत मुखर रही है ममता बनर्जी, इस मामले में साथ देंगी, मंच साझा करेंगी? वक्ता जी, उत्तर प्रदेश में कुछ दिन बाद आपको ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के मंचों पे दिखाई देंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि उत्तर प्रदेश में 1 सीट हमने ममता बनर्जी को दिया है। उत्तर प्रदेश में उस सीट का नाम है भदोही लोकसभा। भदोही लोकसभा में हमने ललतेश पति त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। वो इंडिया अलायंस के हिस्सा है। उनका जो कैटलॉग है, उनका जो प्रचार पत्रिका है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इंडिया अलायंस के साथ ममता बनर्जी तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। गुजरात में हमारा कुछ आंतरिक मामला था और हमारा एक समीकरण था। उस समीकरण के हिसाब से हमने वहां पे हमसे गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन वो गठबंधन क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, आने वाले 4 तारीख को सब सामने आ जाएगा। और यह नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि आपके नीतीश कुमार जी साथ छोड़ के चले गए। मैं इनको कहना चाहता हूं, हमारे खेड़ा जी को, कि नीतीश कुमार कोई संयोजक नहीं बनाए गए थे, वो प्रधानमंत्री की लालसा में थे और आप ही लोगों ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। और आपने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए, भाजपा के लिए हमेशा के लिए। लेकिन दरवाजे भी खुल गए, नीतीश कुमार की एंट्री भी हो गई, माल फूल चढ़ा दिए। और नीतीश कुमार के लिए इनके ही बिहार प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी साहब ने तो मुरेठा तक मान लिया था कि इनको मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, लेकिन उनकी सरकार उप मुख्यमंत्री बन के बैठी। ये तो राजनीति है, और राजनीति का मैं सिस्टम समझा रहा हूँ। खेड़ा जी को समझना चाहिए।
हम अभी भी कह रहे हैं वक्ता जी, इंडिया अलायंस के साथ माननीय ममता बनर्जी खड़ी हैं, ईमानदारी के साथ, चट्टान के साथ खड़ी हैं, और आने वाले 4 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में चुनाव में ही ममता बनर्जी एक मंच पे आपको दिखाई देंगी। नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं। मेहरोत्रा जी, क्या लगता है कि अब जिस तरह से मंच पर एक साथ कई मुद्दों को लेकर जिस तरह से गठबंधन सामने आ रहा है, तमाम मुद्दों को उठा रहा है, अडानी अंबानी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं, ईडी सीबीआई के गठबंधन को लेकर आप लोग एक साथ हैं, क्या लगता है कि एक मंच साझा कर पाएंगे? जिस तरह से लोकसभा में आपको एक सीट दी गई है, ममता बनर्जी यूपी में नजर आएंगी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या क्या गुंजाइश नजर आ रही है? हाँ वक्ता जी, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। कांग्रेस के हमारे साथी, इंडिया अलायंस के साथी हमारे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन है, अभी भी गठबंधन है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, कोई संशय बात नहीं है। पर हमारे भी भाजपा के प्रवक्ता खेड़ा साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इंडिया अलायंस 30 सीटें भी जीत जाता है, 30 सीटें, कहीं ना कहीं इनको आश्वासन है कि इंडिया अलायंस बहुत अच्छे मार्जिन से सीटें जीत रहा है। 4 तारीख को भाजपा की विदाई तय हो रही है। लिख लीजिए आप, माननीय मोदी जी गुजरात जाने वाले हैं। इन्होंने जिस तरीके से 10 साल में लोगों को ठगने का, लोगों को फालतू बरगलाने का काम करा है, विकास के ऊपर बात करने का काम नहीं करा है, तो लोग समझ चुके हैं कि हमें अब इंडिया अलायंस का साथ देना है और एक अच्छी सरकार को लाना है जो रोजगार दे, महंगाई को कम करे। इन सब को ध्यान में रखते हुए इस बार जनता वोट कर रही है। ये घबराए हुए हैं। आप देखिए कि इनकी भाषा शैली कितनी अजीब होती चली जा रही है। 2 चरण हुए थे, उसके बाद ये अपने आप ही, मुझे बताइए, मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, कब्रिस्तान पे आ जाते हैं। अरे भाई 70 साल, 60 सालों में, 50 सालों में किसके मंगलसूत्र छीन लिए गए? जनता को डिवाइड करने का काम करते हैं कि वो लोग आ जाएंगे आपके घर पे कब्जा कर लेंगे, लूट डकैती करने के लिए। किसने कर लिया? आप क्यों बरगला रहे हैं? आप रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। बिल्कुल एहसास है कि हम लोग की विदाई हो रही है। आज हालात ये है, जैसे जिस तरीके से भी हमारे कांग्रेस के साथी भी कह रहे थे कि दीदी उत्तर प्रदेश के अंदर सारे मंच से दिखाई पड़ेंगी, बिल्कुल 7 मेरे मंच में दिखाई पड़ेंगी। बेशक ये है कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को जरूरत होगी या कांग्रेस को जरूरत होगी, तो वो अगर दीदी का साथ लेकर के हम प्रचार कराना चाहते हैं, दीदी बिल्कुल आएंगी, प्रचार करेंगी। और हमारे जो 6ठे राउंड में हमारे जो साथी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे मार्जिन से, अच्छे उससे जीत करके इस बार आ रहे हैं। ललतेज पति त्रिपाठी को आश्वस्त करके बदली सीटें टीएमसी पार्टी जीतने जा रही है। लेकिन तब तो आप कह रहे थे कि देखिए सीटें ठीक से बंटवारा नहीं हो पा रहा है, हम गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, हमें इतनी सीटें यूपी में चाहिए ही चाहिए। अब आप एक सीट पर भी राजी हो गए? नहीं देखिए वक्ता जी, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करा जाता है। क्यों नहीं किया? अखिलेश मान लीजिए अखिलेश यादव जी ने हमें एक सीट दी, अखिलेश यादव जी ने हमने तो कोई डिमांड नहीं रखी ना, बंगाल में आप हमें सीट दीजिए। उन्होंने फिर भी समर्थन दिया ना, हम लोगों ने वहां पे समर्थन करा है ना, उनके पार्टी के लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। हमें देखिए इस समय मजबूत होकर के लड़ाई लड़नी है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा को उखाड़ फेंकने का, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का। आज बताइए, इन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को डाकर के जेल में बंद करने का काम करा था। आज अभी मैंने न्यूज सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी को रिहा करा जाए, जमानत दी जा रही है। तो आप देखिएगा आने वाले और कुछ दिनों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी भी हमारे मंचों पे होंगे और अच्छा मैसेज जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने नेताओं को उठा करके बंद करने का काम करा, विपक्ष के नेताओं को। आज इनके कितने नेता जेल में बंद है मुझे आप बताइए, जो 400 करोड़ के घोटालेबाज है, क्या वो वॉशिंग मशीन में धुल करके ईमानदार हो गए? ईमानदारी का चोला पहन लिया विजय खेरा जी, उनको क्यों नहीं आप जेल में डाल रहे हैं? उनके बाद सीबीआई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो आप लोग वो भाजपा में है। मैं शुरुआत से कहता चला आ रहा हूँ कि ये लोग केवल अब केवल भ्रष्टाचार के उसमें पूरी पार्टी डूब चुकी है और ये विपक्ष को भ्रष्टाचार का आरोप बता चुका है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से पूरे नेता भ्रष्टाचार के आरोप पे घिरे हुए हैं। विजय खेरा जी, जाने दीजिए सरकार जाने दीजिए, एक एक करके सारे नेताओं के ऊपर जांच बैठेगी। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, कितने लोग भ्रष्टाचारी होंगे आने दीजिए, सरकार इंडिया गठबंधन की सबके ऊपर जांच बैठेगी और सब लोग जेल में होंगे। विजय खेरा जी, अभी देखिए 2 बातें अभी इन्होंने करी। सबसे पहले इन्होंने बात करी है मंगलसूत्र की। अब हमने तो कुछ नहीं कहा था। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के
एक बड़े भारी नेता जो एडवाइजर हैं राहुल गांधी के, श्याम पित्रोदा, उन्होंने ये कहा था कि संपत्ति की जांच कराएंगे हम। चल नहीं सर, बीच में नहीं, मैंने आपको मौका दिया है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हाँ कहिए। अब वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। नहीं ठीक है, जवाब दीजिए। और ये भी कहा कि अमेरिका की तरह हम ये करेंगे, उस संपत्ति में से जो बच्चों को ट्रांसफर होगी उसका 50% सरकार ले लेगी। हमने नहीं कहा, अब तुमने कहा, और उसके नतीजे क्या क्या होंगे हमने जनता को बताया कि ये कह रहे हैं और इसके ये नतीजे होंगे। अब दूसरी बात लीजिए, अगर लालू यादव ने ये कहा है कि पूरे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्या कहा तो तुमने है, फिर हमने उसको कहा। तो ध्रुवीकरण तुमने कहा, सांप्रदायिक तुम हो, दाग लगाते हो हम पर। हम हिंदू मुस्लिम को एक नजर से देखते हैं, हम मुस्लिमों को सुपीरियर करते हैं हिंदुओं से। तो अब ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण में तुम्हारी होंगी जमानतें, जब 4-5 लाख वोट से हारोगे फिर रोगे मशीनों पे। एक सीटें तुम्हें मिलनी नहीं है, कांग्रेस को 40 सीट नहीं मिलने वाली है इस बार। सापा का यह हाल होना, 5 मिले 3 ही मिल जाए तो बहुत समझो, 2 मिल जाए तो भी बहुत समझो। तो ये दुर्दशा इनकी हो चुकी है, हमने नहीं की, हम तो बाद में करते, इन्होंने खुद ही कर ली। और हम जब तुम अपनी दुर्दशा करोगे तो एक बात बताइए, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये क्या सही नहीं है? बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर जो इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं, क्या जनता परेशान नहीं है आपको लगता है? मुद्दे उठाना ही इनका काम है, लेकिन मुद्दे उठाते नहीं है। उठा तो रहे हैं, सही मुद्दे उठा रहे हैं। अरे अब उठाइए ना, आप 5 साल सो रहे थे पार्लियामेंट में, जब बहस का मौका आया क्यों गायब हो गए आप बेरोजगारी की बात करके, नोटिस देके? जब मणिपुर पे बहस का बात आया प्रधानमंत्री जवाब देंगे करके भाग गए। अरे गृह मंत्री देगा, कानूनन गृह मंत्री को देना चाहिए। पार्लियामेंट के सिस्टम में प्रधानमंत्री प्रचार करने आगे हो, आप जगह से भाग जाते हो, बहस नहीं जाते हैं। ये लगता है कि अगर बहस करोगे तो बहस में पिट जाओगे पार्लियामेंट में जाके। ठीक है, रतन तिवारी जी, जनता के पास ऐसे नहीं सर, ये डिबेट करने का क्या तरीका है? नहीं सुमित मेहरोत्रा जी, खेरा साहब, ये क्या तरीका है? नहीं सर, इस तरह से नहीं, एक एक करके बोलिए, मैं मौका पूरा दे रही हूँ सर, मैं हर किसी के पास आ रही हूँ, हर किसी से सवाल कर रही हूँ, फिर हम बीच में इस तरह से क्यों बोलते हैं? जब आपको पूरा कीजिए, मैं प्रतिक्रिया लूंगी ना आपकी मेहरोत्रा जी। रतन तिवारी जी, देखिए आपने जिन मुद्दों को उठाया है, लग रहा है कि ये इतने तगड़े मुद्दे साबित होंगे आपके लिए, उत्तर प्रदेश में खास करके, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत बहुत दूर दूर तक सबको पता है कि क्या सच्चाई है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, जो पुरजोर कोशिश आपकी तरफ से करनी चाहिए थी, आपने की है? देखिए वक्ता जी, 2009 में लगभग 22 सीटें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती थी, लेकिन 2014-2019 में स्थिति एकदम विपरीत थी। लेकिन जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही अपना फैसला सुनाती है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है ये देश के मुद्दों पे हो रहा है। और जब देश के मुद्दों की बात आती है तो जनता बड़ी समझदारी से वोट कास्ट करती है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो, उन्होंने सवाल कब पूछा, 5 साल क्या कर रहे थे? भैया हम 5 साल नहीं, हम 10 सालों से सवाल पूछ रहे हैं। हमने जीएसटी पे चर्चा कराने की कोशिश की, हमने नोटबंदी पे चर्चा की, हमने महंगाई पे चर्चा की, हमने कोविड काल में, कोरोना काल में जो लोग मर रहे थे, गंगा में जो दफन लाते थी उस पे हमने चर्चा की, महंगाई पे लगातार हमने बहस की। लेकिन आपने हमारी और इंडिया अलायंस और विपक्ष की एक न सुनी। मणिपुर पे सबसे ज्यादा बहस हम लोगों ने किया, जो गुजरात में जहरीली दारू पी के लोग मारे गए थे उसकी चर्चा हम लोगों ने किया। लेकिन नतीजा क्या हुआ वक्ता जी, आपने भी देखा, सबने देखा, हमारे सांसदों को निलंबित करके बाहर फेंक दिया गया। तो यह सरकार पूरी तरीके से तानाशाही सरकार है और एक शहंशाह है जो इस सरकार को चला रहा है, वो अपनी ही हट में रहता है और विपक्ष की सुनता नहीं है। लेकिन आज इनको दर्द वहीं हो रहा है क्योंकि उनकी नस को हमने दबा दिया है। हमने लगातार महंगाई की बात की है, बेरोजगारी की बात की है और हर मंचों से हम कर रहे हैं। आप देखिए ना, इंडिया अलायंस का कोई भी साथी इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ देश के जरूरी मुद्दों की बात कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मुद्दों को छोड़ के अलग अलग बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, 2 भैंस में से 1 भैंस आपकी छीन ली जाएगी उसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तालिबान को लाके खड़ा कर दिए हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। और हम अभी भी कह रहे हैं, हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी ये चीज मालूम है, जो 40 सीट का आंकड़ा बता रहे हैं उनको भी पता है भारतीय जनता पार्टी 100 सीट के अंदर सिमटने जा रही है।
लेकिन चैनल पे नैरेटिव सेट करना है, इसके लिए बात करेंगे। लेकिन आप बताइए ना, एक भी रैली में भाजपा के नेता 400 सीट का आंकड़ा बता पा रहे हैं? अब नहीं बता रहे हैं क्योंकि जमीन खिसक चुकी है। सुमित मेहरोत्रा जी कहिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं जवाब क्या, हमारे कांग्रेस के साथी बहुत सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आज भाजपा एक डूबती नाव बनती चली जा रही है। पहले इन्होंने सेट करा अपना आंकड़ा 400 पार। अब इनके कोई भी नेता 400 पार का नारा नहीं कह रहा है। क्यों? उन्हें मालूम है 400 पार आ नहीं रही है। 400 पार का नारा देते रहो, 100 सीट से सिमटते रह जाओगे। जो हाल बंगाल में हुआ वही हुआ। आप बताइए, इनके एक एक करके सारे नेताओं के ऊपर आरोप लगते चले जा रहे हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को हक दिलाने की बात करते हैं, तो हमारे राज्यपाल के ऊपर, जब आपके बंगाल के राज्यपाल के ऊपर इतना बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लगा है, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं उस बेटी को न्याय दिलाने की बात करते हैं, उस लेडीज को न्याय दिलाने की बात करते हैं? उसके ऊपर कुछ एक शब्द नहीं बोलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। बड़ी लंबी बातें करेंगे, मणिपुर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। बंगाल चले जाएंगे, आपके बड़ी लंबी बातें करेंगे, प्रदेशशाली की बातें करेंगे। तो भाई मणिपुर के ऊपर भी बात करी जाती है, लोगों के भ्रष्टाचार के ऊपर भी बात करी है। आप अपने बनारस में तीन IT सेल के 3 लड़कों ने जो एक लड़की के संग में, BSc की लड़की के संग में रेप करा था, उसके ऊपर भी आप बात करिए। नहीं करेंगे। न रोजगार की बात करेंगे, किसी एक उसमें रोजगार की बात करी है इन्होंने? मंगलसूत्र, कब्रिस्तान। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो, 3 चरण हो गए हैं, 4थे चरण आते कहीं ये पाकिस्तान की एंट्री ना करा दें। हमें ये भी देखना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए थे, शहीद हम उन्हें कहेंगे कि RDX लगा करके, जिन्हें जो RDX की बात हुई थी, आज वो जांच कहाँ तक घटी उसका पता हाल तक नहीं लगाया। पर संदेश डाली में किस तरीके से हथियार आ गए ये इन्होंने ढूंढ लिया। और जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक जो हुआ था हमारे जवानों के ऊपर, तो उसका इन्होंने अभी तक कोई पता नहीं लगाया, उसकी कोई फाइल नहीं है। क्यों? कराने वाले भी तो यही थे, वो उसकी कोई जांच नहीं है। तो कहीं ना कहीं किस आधार पर कह सकते हैं मेहरोत्रा जी के कराने वाले यही थे? सर, ये इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसका क्या आधार है, क्या सबूत है? बिल्कुल कह रहे हैं। आज हर नेता यही कह रहा है, कहाँ जांच हुई मुझे बताइए। पुलवामा अटैक कहते तो बहुत कुछ है, नेता तो बहुत कुछ कहते हैं। नेता तो ये भी कह रहे थे कि संदेश खाली का पूरा मामला आप लोगों ने करवाया है, तब तो आपने नहीं कहा ऐसा। नहीं, इस बात को लेकर सबूत होना चाहिए ना कि इन लोगों ने करवाया है, तो आधार क्या है? उसमें जांच हुई ना, आरोपी जेल में है। आज मुझे बताइए, संदेश खाली छोड़िए, मणिपुर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास एक शब्द नहीं है, एक जरा सा शब्द बोलने के लिए नहीं है। भाई वहाँ पे अभी भी लड़ाई हो रही है। और जिस तरीके से, ठीक है, जवाब ले लेते हैं खेरा जी से जवाब ले लेते हैं। सर, मुद्दे को घुमाकर वहीं पर आप मत ले जाया कीजिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा रहता है और बार बार हर डिबेट का रुख एक ही तरफ मोड़ देना वो समझ से बाहर होता है। जी खेरा साहब, जवाब दीजिए। ये जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप ही लोगों ने कराया है, ये षड्यंत्र आप ही का था? वो तो ठीक है, कहने दीजिए इनको। मैं पहले कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा, बड़े जोर शोरों से कहा, हमने GST पे बहस की, हमने GST उठाया, हमने नोटबंदी पे किया। क्या हुआ? जनता ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया पूरी तरह से और हमारे ऊपर मोहर लगा दी, तुम्हारे फेल हो गए। अब आइए इस दौर की बात आई है। अभी पीछे आपने जो कहा इसलिए बता रहा हूँ, इस दौर में आप क्या किया? खैर, मंदिर आपने बनने का विरोध किया, लड़ाई की, कोर्ट में हार गए। अब उद्घाटन में नहीं गए, मंदिर से भाग गए, बहिष्कार किया। जनता तुम्हें, अरे मंदिर छोड़िए, खेड़ा साहब जवाब दीजिए। मेहरोत्रा जी, जवाब दीजिए। मेहरोत्रा जी, हम बोले नहीं आपके बीच में, आप बहिष्कार करोगे, आप जाओगे नहीं, जनता जवाब देगी। आपने CCA का विरोध किया, इसका भी आपको जवाब जनता ही दे देगी। 370 में आपने कह दिया कश्मीर हमारा है, सही नहीं है बहस करते हुए, तो आपने कांग्रेस पार्टी नहीं है बोला। और अच्छा चलिए, वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए खेरा जी। क्या ये पूरा चुनाव जो यूपी में लड़ा जा रहा है या फिर तमाम जगह पूरे देश में लड़ा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, राम मंदिर पर ही लड़ रहे हैं क्या चुनाव? राम मंदिर तो हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व कह लेते हैं, चलिए राम मंदिर नहीं तो हिंदुत्व कह देते हैं। जनता जवाब देगी। चुनाव तो विकास पे होगा, लेकिन जनता तो हर बार राम मंदिर का मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? इसको बनाने का क्या मतलब है? आप मंदिर का बहिष्कार कर रहे हैं, आप मुसलमानों को पूरा हिस्सा देना चाहते हैं आरक्षण का, जवाब नहीं दे रहा क्या? बेवकूफ समझ रहे हिंदुस्तान के हिंदुओं को तुम। ठीक है,
जी रतन तिवारी जी, तो मुसलमानों को देना चाहिए। ठीक है रतन तिवारी जी, जवाब मिलेगा? बताइए, इन्होंने मुसलमानों को हिस्सा देने की बात की, जवाब देगी जनता तुमको, जो बोला लालू यादव ने। पूरा हिंदुस्तान खेरा साहब जवाब ले लीजिए। पूरा हिंदुस्तान जवाब देगा। दूसरी बात, भगवान श्री राम का किसी ने बहिष्कार नहीं किया, भगवान श्री राम का बहिष्कार करने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो हमारे बहिष्कार किया है, केंद्र है, हमारे हृदय में वास करते हैं। खेरा साहब अब आप वही काम कर रहे हैं जो मेहरोत्रा जी लगातार कर रहे थे, अब आप भी तो वही कर रहे हैं ना सर। बात पूरी नहीं हुई थी ना सर। हो गई सर हो गई, मैं समझ गई, सुन लीजिए, जवाब भी तो ले लीजिए, धैर्य रखिए सर, धैर्य रखिए। हाँ रतन तिवारी जी, देखिए वक्ता जी, भगवान श्री राम हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे हृदय में वास करते हैं, और जब उनका आदेश आएगा हम सभी भगवान श्री राम का दर्शन करने नहीं तो जब आपको बुलाया गया क्यों नहीं गए आप? अगर ये इतना मुद्दा उठाते हैं लगातार, हमने बुलाया आप नहीं गए, क्यों नहीं गए? मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंच खड़ा किया था, और भारतीय जनता पार्टी के मंच पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको इन्विटेशन भेजा था या फिर राम मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से आपको इन्विटेशन गया था? वहाँ पे आप दृश्य देखे होते तो वहाँ पे सिर्फ भाजपा का मंच लगा हुआ था। देखा था हम जाएंगे, सबको निमंत्रण दिया गया था। ये तो अब आपकी एक अलग ही उससे देख रहे हैं आप। वक्ता जी, भगवान श्री राम से बड़ा इस धरती पे कोई नहीं है, तो जाना चाहिए था सर, इतना बड़ा दिन था। जाएंगे, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन आज चुनाव जो है स्थानिक मुद्दों पे है, देश की समस्याओं पे है, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे वोट बटोरना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आज पाकिस्तान और तालिबान की बातें करने लगे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। देश अब जाग चुका है, देश की जनता चलिए ये भी साफ कर दीजिए, ये कहते हैं बार बार कि मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे, क्या ऐसा है? अगर आपकी सरकार बनेगी तो ओबीसी, SC, ST सबको दरकिनार कर देंगे। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, हमारे मैनिफेस्टो में मुसलमान शब्द का कोई जिक्र नहीं है। राहुल गांधी जी ने खुले मंचों से कहा है अमीरों के जेब से पैसा छीनकर गरीबों के जेब में डाला जाएगा, और हर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, वर्गीकृत किया है उसको आपने, समुदाय को उसका हक मिलेगा। 1 लाख रुपया हर महिला को दिया है, उसके लिए वर्गीकृत भी किया होगा कि किस तरह का वर्गीकरण रहेगा। दिया जाएगा गरीब महिलाओं को, सारी महिलाएं उसमें नहीं आती हैं। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और सारी महिलाओं को हम महालक्ष्मी योजना के माध्यम से बहुत कुछ देने जा रहे हैं। 30 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी। वक्ता जी, तो मैं तो बार बार कहता हूँ, युवा इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, महिलाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है, पूरा देश कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ देख रहा है, और हम सरकार बनाएंगे 4 जून को बिना टिकट प्रधानमंत्री को। सारे दल कई बातें करती हैं, लेकिन पूरे देश को लेकर कोई नहीं चलना चाहता है, हर कोई वर्गीकरण करके चलना चाहता है। बात समाजवादी पार्टी की करें तो वो PDA को लेकर चलती है, आपकी बात करें तो आप भी मुसलमानों को आरक्षण देंगे, गरीब महिलाओं को, तो एक तबके की तो महिला छूटी जाएगी ना। मतलब पूरी तरह से जिस देश में आपको एक एकजुटता दिखानी चाहिए वो तो कोई पार्टी नहीं दिखा रही है। आपको क्यों लगता है फिर आप बिल्कुल अलग होंगे भारतीय जनता पार्टी से? अगर वो ऐसा काम कर रही है तो आप नहीं करेंगे? वक्ता जी, हमने 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जे माफ करके दिखाए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने और जो भी कहा है वो करके दिखाया है। एक बार मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ, एक बार भरोसा करिए, इस देश को बदलने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी, इंडिया अलायंस करेगी। चलिए देखने वाली बात होगी कि किस तरफ ऊंट करवट लेकर बैठेगा, क्योंकि ये अब काफी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश का रास्ता होकर ही यहाँ से ही दिल्ली का रास्ता जाएगा, और दिल्ली पर कौन बैठेगा ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। 4 जून का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।